आज जो फैसले अभी आने हैं अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस के, वो तो ताख़ीर का शिकार हो गए। वो फैसले तो कुछ देर में आएंगे और जब वो आएंगे तो उस पर हम बहुत तफसील से बात कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुई है, फेक अकाउंट्स केस की जो समाअत थी, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि JIT की रिपोर्ट जो है वो प्रोजेक्टर पर दिखाई गई और सब लोगों को बताया गया कि JIT की फाइंडिंग्स क्या हैं, कि फेक अकाउंट से किन किन ग्रुप्स को पैसे ट्रांसफ़र होते रहे, किन किन शख्सियात को पैसे ट्रांसफ़र होते रहे, इन फेक अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आए और फिर इसके बेनिफिशरी कौन कौन थे। इससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई JIT की रिपोर्ट में। और जो चीज़ सामने आई या इम्प्रेशन मिला, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बारे में अपने रिमार्क्स दिए। जो इम्प्रेशन मिला JIT से वो ये कि ओमनी ग्रुप के जो सरबराह हैं अनवर मजीद साहब, वो फ्रंट मैन हैं आसिफ अली जरदारी के, और कहा गया कि ये एक ट्रॉयका है जिसमें आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और बहरिया ग्रुप शामिल हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और फिर ये कि रिपोर्ट तलब कर ली गई है आसिफ अली जरदारी से, ज़ाती हैसियत में मलिक रियाज साहब को पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये केस कहाँ जा रहा है, इससे आगाज़ करते हैं और फिर हम अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप पर आते हैं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनमें इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। शहजाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। तारिक पीज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं कराची से, मुर्तज़ा वहाब साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। सादिया अफजाल साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। अज़ीम चौधरी साहब हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। ये तो फेक अकाउंट्स वाली चीज़ जिसके बारे में आज तक ये कह रही थी पीपल्स पार्टी कि देखें जी जरदारी साहब का तो फेक अकाउंट से कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, लेकिन JIT की रिपोर्ट आने के बाद आपको लगता है कि लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, JIT रिपोर्ट अभी हमें मिली है, हमने डिटेल में उसको पढ़ा नहीं है, तो मेरे लिए उस पर कमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा। बट ये चीज़ मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि इस तरह के इल्ज़ामात माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ लगे और बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ लगे, लेकिन आपने आखिर में देखा कि उन इल्ज़ामात का कुछ नहीं हुआ। वो केसेस फाइल हुए, उनको अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में रखा गया, लेकिन आखिर में अदालतों ने ही उनको रिलीफ प्रोवाइड की और तमाम केसेस के अंदर उनको बरी किया गया। तो मैं समझता हूँ इसी तरह की बातें माजी में भी 96 में की गई थी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो तमाम इल्ज़ामात जो थे वो सियासी नौइयत के थे। हम अभी भी यही समझते हैं कि जब ये केस इवेंचुअली ट्रायल कोर्ट में जाएगा और शवाहिद पेश किए जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुरखरू होगी और किसी तरह का भी लिंक एस्टैब्लिश हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई लिंक जरदारी साहब का इन तमाम एलिगेशंस के साथ नहीं है। ये तमाम JIT तो ये कह रही है कि बिलावल हाउसेस की जो तामीर है, बिलावल हाउसेस की जो तामीर है, उनकी तामीर के लिए भी जो पैसे इस्तेमाल हुए वो भी फेक अकाउंट से ट्रांसफर हुए। ये JIT की रिपोर्ट कह रही है। ये बताइए कि JIT में हर कही भी बात जो है वो सहीफा आसमानी है। देखिए, हम तो बार बार ये कहते हैं कि ये केस ही सियासी नेचर का है। इस केस को अगर आपको याद होगा, ये उन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ बनाया था और वो उसको परसू कर रहे थे जिनके अपने भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे। वो जो इनिशियली FI ने JIT बनाई थी, उसके सरबरा वो शख्स थे जिनके ख़िलाफ़ ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब ने माजी में FIR कटाई थी प्रेशराइज़ करने के लिए और उनको जान से मारने की कोशिश करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। हमें JIT से किसी तरीके की इंसाफ की तवक्को नहीं थी। ये कंटिन्यूएशन है उसी FIA के इल्ज़ामात की। हम समझते हैं कि जब इवेंचुअली ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा और जब ये इल्ज़ामात को साबित करने का वक्त आएगा, तो जिस तरह बाकी JITs के साथ हुए वही चीज़ इस JIT के साथ भी होगा। कोई इल्ज़ाम ये साबित नहीं कर पाएंगे। ये सारी वही कहानियाँ हैं जो आपको याद होगा 96, 97 में भी इसी तरह की बड़ी फैसिनेटिंग कहानियाँ लीडरशिप के ख़िलाफ़ बनाई गई थी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो तमाम केसेस, तमाम कहानियाँ झूठी निकली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुरखरू हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं सादिया अफजाल की तरफ आता हूँ। सादिया, ये जो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब तो ये कह रहे हैं कि JIT से हमें तवक्को नहीं है कि वो जो है वो फेयर रिपोर्ट देगी, डाउट्स हैं इन्हें। लेकिन जब ये JIT बन रही थी, मैं खुद उस दिन कमरा अदालत में मौजूद था और चीफ साहब ने जब ये JIT बनाई तो पूछा कि किसी को एतराज़ है किसी शख्स पर, तो एतजाज़ एहसन साहब ने एक शख्स पर एतराज़ उठाया, एक मेंबर पर एतराज़ उठाया, तो चीफ साहब ने कहा कि वो गए, उनको निकाल दिया मैंने JIT से। और बताइए, और वो JIT बनाते हुए किसी शख्स को, किसी और वकला, उस वक्त बहरे टाउन के वकला भी वहाँ पर मौजूद थे, उस वक्त ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद साहब के वकला भी मौजूद थे,
उनके बच्चों के वकला भी मौजूद थे और एतजाज अहसन साहब भी मौजूद थे, फारूकेश नाइक भी मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में ये JIT तश्कील दी गई थी और उस वक्त एतराज़ात नहीं उठाए गए किसी भी शख्स पर, एक शख्स पर उठाए गए और उसको चीफ जस्टिस साहब ने मेंबर हटा दिया, उस JIT से निकाल दिया। तो आज फिर पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ दुरुस्त मालूम होता है? देखें, बिल्कुल आप नजफ मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं FIA में, क्योंकि और मुझे जुमला याद है कि चीफ साहब ने कहा था फरियाद बीबी से भी, आसिफ जरदारी साहब से भी। जी 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 जी। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जब ये एतराज़ात सामने आए थे तो तब हम लोग मीडिया पे बैठ के ये सवाल करते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए जो JIT बनी थी उनके भी बहुत सारे एतराज़ात थे JIT के मेंबरान पे, तो उनके एतराज़ात तो दूर नहीं हुए थे। तो पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए था कि एतजाज साहब ने खड़े होकर नजफ मिर्जा साहब की तरफ एतराज़ किया तो उनका ऑब्जेक्शन जो है वो मान लिया, उनको JIT से अलग कर दिया गया। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसके अलावा हम अगर बात करें तो JIT के तश्कील पर एज सच कोई एतराज़ात नहीं किए गए थे, बल्कि ये कहा जाता था कि ठीक है एक दफ़ा फिर से सुरखरू हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप मुर्तज़ा की बात जो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुर्तज़ा साहब यही कहेंगे कि JIT पर एतराज़ात हैं, JIT के काम करने के तरीके पर एतराज़ात हैं, उनकी रिपोर्ट पर उनको एतराज़ात होंगे। हमारे तक तो वही चीज़ें पहुँची हैं जो मीडिया में कुछ चीज़ें लीक हुई हैं। एज सच तो JIT की तफसीलन रिपोर्ट जो है वो तो हमारे सामने अभी तक नहीं आई है, मेरी नज़र से तो एटलीस्ट नहीं गुजरी है। जो चीज़ें मीडिया में लीक हुई हैं वही मैंने देखी हैं। दूसरी तरफ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे लिए सबसे बड़ा बुनियादी नुक्ता इस वक्त ये है कि जो पीपल्स पार्टी के JIT पर एतराज़ात हैं या PMLN के जिस तरीके से JIT पर एतराज़ात थे, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी कि जनाब ये एहतसाब नहीं है, इंतकाम है, ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, हमें सियासत की वजह से किया जा रहा है, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, पहले भी कुछ साबित नहीं कर सके थे, अभी भी कुछ साबित नहीं होगा। मेरा सिर्फ नुक्ता ये है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये किसी नजरिया ज़रूरत के तहत नहीं होनी चाहिए। ये अगर वाकई एहतसाब शुरू हुआ है जिसका तमाम लोग दावा करते हैं, जो तमाम लोग चाहते हैं, हामी है, तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। कोई चीज हवा में मत छोड़ें। जैसे माजी में भी हम देखते थे कि जनाब ये JIT भी बन गई और आप पीपल्स पार्टी और PMLN की अगर हम बातें करें तो वो चीजें हमें नजर आई हैं। PMLN ने कितने केसेस बनाए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कि बाद में झूठे केसेस साबित हुए हैं। सो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उस हद तक तो ये कहने में बरहक है, बिल्कुल उनकी बात में सदाकत है, लेकिन अगर अब सही मानों में कड़ा एहतसाब कहीं से शुरू हुआ है तो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। PTI के लोगों के भी जहां नाम आते हैं उनके खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे नायब है चाहे अदालतें एक्शन लेती हैं, किसी को भी उसमें बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। राइट, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मुर्तजा वहाब पे, कह लीजिए, फिर मैं शहजाद चौधरी साहब की तरफ आता हूं। जी मुर्तजा वहाब साहब। जी असद साहब, देखें ये बात आपकी सही, ये बात आपकी कुछ हद तक दुरुस्त है, बट मैं आपको अपना असल ऑब्जेक्शन बताता हूं। अगर आपको याद हो, जब 4 सितंबर को JIT कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर किया गया था तो चीफ जस्टिस साहब ने और कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया था कि इसकी प्रोसीडिंग्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। और सादिया बीबी ने बिल्कुल अभी बात की कि वो लीक हुई खबरें। देखिए, जब हमारे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उन प्रोसीडिंग्स को लीक किया जा रहा है, वो कौन लोग कर रहे हैं? वो JIT के लोग कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि JIT की कौन सी चीजें लीक हुई हैं? कितने कौन सी चीजें आप मुझे स्पेसिफाई करना चाहेंगे, कौन सी चीजें लीक हुई? क्योंकि मेरे इल्म में वो चीजें हैं जो JIT के सरबराह ने कमरा अदालत में खड़े होकर ओपन कोर्ट में बताई, वो चीजें सामने आई, कुछ उनसे हमें पता चला और कुछ जो आज चीजें आई हैं वो सामने आई हैं। लीक कौन सी हुई है स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन? वो तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक रिपोर्ट। आप 4 तारीख से ऑनवर्ड्स तमाम। जी मुर्तजा वहाब साहब मुकम्मल कर लें। सर मुझे कंप्लीट करने दें। जी कर लीजिए। देखिए, आपने पिछले 3 माह के अंदर आपने देखा कि 3 माह में आपने देखा कि मीडिया पर बहुत सारी बातें की गई। और अभी सादिया भी जो बात कर रही थी, वो सादिया ने यही बात की कि जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक हुई जिसके बेसिस के ऊपर ये तमाम चहमगोइयाँ हो रही थी। तो क्यों ना उस बात का भी नोटिस लिया जाए। मैं कैसे उन लोगों से इंसाफ की तवक्को करूंगा जो कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बदनीयती नजर आती है, जिसकी वजह से ओके सर आगे मैं बढ़ता हूँ। कहां से हुई है, लेकिन सादिया बट लीक तो हुई। ओके, सादिया
राइट से मैं आगे चल रहा हूं। मैं उस चीज से तो एग्री कर रही हूं कि बाहर आई हैं, मेरे तक तो जीआईटी रिपोर्ट नहीं अच्छा, मगर मैं इसमें थ्रू आई है सामने, वही मैंने भी आपको बताई है। देखिए मैं शहजाद चौधरी साहब की तरफ आता हूं। मैं सिर्फ ये कहते हुए और क्वेश्चन भी फेस करता हूं कि जो चीज़ें हर समाज जब एक 15 डेज के बाद या जब तारीख दी जाती थी तो जीआईटी के सरबराह वहाँ पर आकर चीफ जस्टिस के सामने कुछ चीज़ें रखते थे, रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में अलग जमा कराते थे और फिर वो ये कहते थे कि जी हमें इतने ठेकेदारों से कुछ मालूमात दरकार हैं, इतने ठेकेदारों का रिकॉर्ड चाहिए या हमने इतने ठेकेदारों तक हम पहुँच गए हैं। ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर फिर मीडिया में डिस्कशन होती रही और इसको मैं ज़ाती तौर पर जो ख्याल करता हूँ इसको लीक करना नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो बातें हैं जो जीआईटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने और मीडिया के सामने और कमरा अदालत में रखी गई। इसके अलावा क्या चीज रिपोर्ट है, मुझे अगर कुछ स्पेसिफाई कोई भी मेहमान कर सकता है, क्योंकि मैं इसे एग्री नहीं कर रहा। एनीवे शहजाद चौधरी साहब, अब जो चीजें पहले एस्टैब्लिश हुई थी, फेक अकाउंट्स, असद साहब मैं बताऊं आपको, वापस आ जाता हूं। असद साहब एक मिनट, असद साहब मुझे लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आप मुझे किसी एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए कि मुराद अली शाह साहब का नाम लिया गया है, किसी एक प्रोसीडिंग में बता दीजिए, और मैं आपको टीवी चैनल्स का नाम लेता हूं जिसके अंदर बाकायदा प्रोग्राम किए गए कि चीफ मिनिस्टर सिंध के खिलाफ घेरा तंग हो गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने फला समरी पे साइन किया गया था। कैसे पता चल गया उन टीवी एंकर्स को? एक कोई मुझे आप कोर्ट के अंदर बता दीजिए जहां पे मुराद अली शाह साहब का नाम लिया गया। शहजाद चौधरी साहब, ओके सर, समरी ओके शहजाद चौधरी साहब, सर कहां जाता हुआ देख रहे हैं फेक अकाउंट केस? सिंपल देखिए, पहली बात तो ये है कि जीआईटी की जो हैसियत है, जीआईटी की हैसियत है, उसको हमें नोट करना चाहिए। जीआईटी इन्वेस्टिगेटिंग आर्म है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट खुद तो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, वो तो हुकूमती इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट की 2 मरतबा अब तक, उसके अंदर उसका मकसद ये था कि एक इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट सिक्योरिटी उसके नीचे अथॉरिटी के नीचे इसको ये इन्वेस्टिगेशन कर सके और फ्री इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो मेरा ख्याल है चूंकि 184(3) के तहत कुछ मुकदमात गए, मिसाल के तौर पे एवनफील्ड वाला जो था या वो जो मामला था उनका नवाज शरीफ साहब का, तो फिर जीआईटी की कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त हुई। ये मामला जब एफआईए लेकर गया वहां पे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मोर डिटेल्ड करने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट ना कर दी जाए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। ये मेरी नजर के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे डायरेक्टली उनकी अथॉरिटी के नीचे ये काम करती है और वो एज देयर इन्वेस्टिगेटिंग आर्म करती है। इसीलिए वो इसकी बुनियाद पे फैसला नहीं देते, वो ये डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट कि अच्छा अब इसको ट्रायल कोर्ट में जाना है। अब यहां पे मुर्तजा की बात आती है कि जब ये ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो फिर इसको कौन लड़ेगा? क्या ये एफआईए को देंगे वापस से वहां पे जाके लड़े, या ये फिर नैब को रेफर करेंगे कि नैब आप लेके जाइए? नैब का पहला जो केस किया था तो एवनफील्ड वाला, उसका हशर आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देख लिया था। अब उसकी प्रॉब्लम यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन का एक नतीजा है, फाइंडिंग्स हैं, इसको एविडेंस में कन्वर्ट करना है। ये एविडेंस बजाते खुद एविडेंस नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप जीआईटी की किसी चीज को एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको एविडेंस उस वक्त एक्सेप्ट किया जाएगा जबकि प्रोसिक्यूशन उसको एविडेंस के तौर पे बना के पेश करेगी। तो जो हाल एवनफील्ड का हुआ, इसकी वजह से आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं हमारे प्रोसिक्यूशन के अदारे। प्रोसिक्यूट कौन करेगा? एडवोकेट जनरल कर सकता है, कि करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, रियासत करेगी कि नहीं करेगी, नैब करेगी कि नहीं करेगी, और किस किस्म का करेगी, और क्या उनके पास अभी तक। देखिए, लेकिन आज सेलिब्रेट करने वाली बात क्या है? सेलिब्रेट करने वाली बात यह है कि जो इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग हैं, आज इस वक्त अदालतों में खड़े जवाबदेही कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना क्रॉस द बोर्ड आना चाहिए। मेरा ख्याल है आज से 15-20 साल पहले ये आप सोच भी नहीं सकते थे। 96-97 का मुर्तजा बार बार आपको इशारा दे रहे हैं। 96-97 में आप इनमें से किसी को अदालत में नहीं ला सकते थे। आते थे जरदारी साहब और उनका एविडेंस गायब हो जाता था। आज किसी ना किसी हद तक बैठे हाईएस्ट कोर्ट्स के सामने जवाब दे रहे हैं ये लोग, और देते रहे और देते रहेंगे। वो तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन से फिर निकले भी कैसे? वहां पर असरअंदाज हो रहे हैं, निकले भी कैसे? ये भी तो देखिए, अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार-बार ये कहते हैं कि अनवर मजीद असरअंदाज होते हैं वहां पर। उनके पास कौन है? अब्दुल मुगल मजीद को डेला शिफ्ट कराया उन्होंने। एक मिनट, जब तक मैं बात कर लूं, वाजिद शमसुल हसन जब तक पाकिस्तान आके ये बयान नहीं देते कि उन्होंने जेनेवा से, पाकिस्तान के एम्बेसी से वो जो सारा मटेरियल एविडेंस था वो कैसे इधर उधर किया, उस वक्त तक, हालांकि मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनके बारे में ये चीजें मिस करती हैं। आई हैव माई सिंपथीज फॉर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव सफर्ड।
लेकिन जहां गलतियां हैं उनको गलती कहने की हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस तरह कहते हैं ना अक्रॉस द बोर्ड, आज हम पॉलिटिक्स के सबसे पावरफुल लोगों को अदालत में देख रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है जब अगर आपको इससे भी कोई बड़ा इदारा नजर आता है ताकतवर, तो वो भी अदालत में खड़ा होगा। पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेशन का आज मुकाम है, सेलिब्रेट करें आज के मौके को कि पाकिस्तान आज यहां खड़ा हुआ है। जी तारिक मिर्जा साहब, आप कुछ उस वक्त ऐड करना चाह रहे थे, आप कहिए। पहले तो मैं बड़ा हैरान हूँ, शहजाद चौधरी साहब बहुत ज़बरदस्त तजियाकार हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी और उसके मुलजिमों और मुजरिमों के साथ हमदर्दी थोड़ी सी है दिल में, कुछ होनी चाहिए इंसान को जाती सतह पर, लेकिन ये तो कौमी मामलात हैं। पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ है, मुजरिमों के साथ नहीं है। साहब आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। डोंट ट्विस्ट, नो आई डिडंट से दिस। मैंने तो बड़े इत्मीनान से बात की। एक मिनट आप ट्विस्ट कर रहे हो ना। हां अच्छा आगे चलते हैं। नहीं, वो तो हो गई ना बात, आपने तब्दील कर दी मेरी बात। जी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की है। जी मैंने पाकिस्तान पार्टी की बात की है, मैंने बात ये है पार्टी के मुजरिमों की बात नहीं की। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। क्लियर हो गया। अगली बात में लफ्ज़ मत डालिए, एक बात अपनी बात कीजिए चौधरी साहब। एक बात अच्छा जी आगे चलते हैं जरा। वेलकम टू आवर वर्ल्ड। ये हैरत की बात ये थी किया जाता है जी मैं जरा आपकी बात को जरा सीधा कर लेता हूं जो आपने मुर्तजा साहब की है। आपने भी फरमाया कि मुझे एतराज है जेआईटी पर, लेकिन आपके वकला को तो एतराज नहीं था, लिहाजा आपकी तो एतराज की बुनियादी तौर पर न सियासी और न कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है इस वक्त। नहीं एक एतराज था मगर पीज़ा साहब, वो एतराज ये था कि जेआईटी मत बनाए। तो सुन ये तो बार-बार ये कहा जाता है बहुत सी बात कर ली है, जरा बात करने दें। आपने बहुत सी बात कर ली है। देखें पीपल्स पार्टी का सरबराह ये बात जुर्रत से कहने की है, एक मुल्जिम है इस वक्त और बहुत जल्द मेरी कानूनी मुशाहिदे और मुताले के मुताबिक मुजरिम करार दिया जाएगा। शहादत इतनी ज्यादा है, आप जो मर्जी कहते रहे कि जेआईटी के अंदर जो मवाद आता है वो शहादत नहीं होती और उसे शहादत में कन्वर्ट होता है। इसी की बुनियाद पर तमाम कैसे शहादत मिली भाई? अदालत में एक ठोस शक्ल में आना होता है। आप लोग आदी हैं नवाज शरीफ के, जो आपके साथ मिसाके जमहूरियत करके इस मुल्क को लूटता है और धोखा देता है। 53 अरब रुपए की चोरी का फिल वक्त सवाल है, आने वाले दिनों में इसकी मिकदार में बहुत ज्यादा होगा। मुर्तजा वहाब इस्तीफा दे दें, बिस्रा की तरह पार्टी छोड़ दें। क्यों भाई, क्यों छोड़ दें पार्टी? ये आप क्यों क्या मशवरे दे रहे हैं? अजीम चौधरी साहब, आपकी पार्टी के सारे लोग जा चुके हैं यहाँ से। असद साहब चले वो असद साहब आप जाती हैसियत में मशवरा दे रहे हैं उन्हें। असद साहब मैं सर मुर्तजा साहब एक मिनट अगर मुझे दे दें आप, मैं अजीम चौधरी साहब को शामिल कर लूं गुफ्तगू में, फिर आप तफसीली जवाब सबका दे दीजिएगा। मुर्तजा साहब ये चूंकि बात अभी ऐसी की है मैं सर आप इसका जवाब दीजिएगा अजीम चौधरी साहब के पास। अजीम चौधरी साहब एक चीज तो पहले ये सामने आ रही थी कि फेक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन जो है उससे हुई है ओमनी ग्रुप को, फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है जरदारी ग्रुप के साथ। अब पता चल रहा है कि फेक अकाउंट से वो जरदारी हाउस जो लाहौर में कंस्ट्रक्ट हुआ है उसमें भी पैसे खर्च हुए हैं और वो हमें पता था कि ये मलिक रियाज साहब ने उन्हें गिफ्ट किया है। तो इस तरह से इस पूरे खेल में नाम आ गया है मलिक रियाज साहब का भी। तो ये तो जेआईटी की इस रिपोर्ट की रोशनी में ये मामला फैलता जा रहा है। असद एक बड़ी जबरदस्त बात याद आई है मुझे, 1 सेकंड कहने दे, 10 सेकंड में, बहुत जबरदस्त बात। मलिक रियाज का इंटरव्यू मौजूद है टेलीविजन पर, मुझे भी याद आया है। उसमें उसने कहा था कि जरदारी साहब बिलावल हाउस की किस्तें मुझे अदा कर रहे हैं। अभी तक नकद तो नहीं दी उन्होंने रकम, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों की शक्ल में दे रहे हैं। चले जो जी आज तफसीलात आई हैं ना, ये उसकी तस्दीक करती हैं कि सारा काम बड़े एक तरीके से हो रहा है। जी अजीम चौधरी साहब बहुत अच्छी 3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। जी एक ये कि मुर्तज़ा बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन शायद मुर्तज़ा 96-97 में इतने बाशऊर नहीं थे जितने आज। मैंने 96-97 के उस केस को बहुत करीब से देखा हुआ है और स्विट्ज़रलैंड में बेनज़ीर साहिबा को और आसिफ जरदारी साहब को सज़ा सुना दी गई थी और उसके बाद ये अपील में गए थे और उस अपील पे जाने के बाद बीमार हो गए, फिर जहनी मरीज़ हो गए, फिर सर्टिफिकेट चले गए, फिर कभी बीबी चली गई तारीख पे, ये तारीख पे ही नहीं जाते थे। ये टेक्निकल ग्राउंड पे वहाँ से बच के निकले हैं और उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बहुत अहम रोल था, लतीफ़ खोसा का भी रोल था, बाबर आवान का भी रोल था। मैं इससे ज़्यादा इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। अगर मुर्तज़ा का दिल चाहेगा
तो फिर मैं कुछ और चीज़ें गुजारिश कर दूंगा। मैं शायद काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ इस बारे में। आप ये कह रहे हैं दूसरा अजीम चौधरी साहब मामला कि बेगुनाह साबित नहीं हुए, टेक्निकल बुनियादों पर बरी हुए हैं आसिफ जरदारी साहब। जी, टेक्निकल बुनियादों पर बरी हुए, बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों पर बरी हुए। वहाँ इनको सजा हुई थी मैजिस्ट्रेट से, उस मैजिस्ट्रेट की सजा के खिलाफ ये अपील में गए थे दोनों, अहलिया भी और शौहर नामदार भी। अब बात आ गई आज की JIT की। JIT का काम जो है वो फैसला करना नहीं है, उनका काम एविडेंस को इकट्ठा करना है। वो एविडेंस इकट्ठी करके कोर्ट को दे चुके हैं। कोर्ट ने उसको एग्जामिन करके ये देखना है कि क्या ये एविडेंस इस काबिल है कि नहीं है कि इस पर आगे चला जा सके। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट में भेजने के लिए किसी एजेंसी के पास से मुकदमा भेजना पड़ेगा और उस एजेंसी ने उसको री इन्वेस्टिगेट करना होगा और उसकी शहादतें मुरतब करना होंगी, जिसके नतीजे में मुकदमा जो है वो चालान की सूरत में अदालत में जाएगा और फिर उस पर गवाहियां आएंगी। अगर इनको एतराज था JIT के किसी शख्स पर, तो ये एक शख्स पर एतराज कर रहे हैं, एक शख्स ने सारे फैसले नहीं कर लिए हुए। JIT में मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ एजेंसी के लोग मौजूद थे। सर मैं अजीम चौधरी साहब माजरत चाहूंगा, एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है, उसके लिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ा और वहाब साहब ने इन तमाम बातों के जवाब भी देने। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट आप देखिए, उसके बाद वापस आते हैं।